हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे। सक्सेस इजंट ओवरनाइट, यानी कि रातों रात कोई भी सक्सेसफुल नहीं बनता। इट इज व्हेन एवरी डे यू गेट अ लिटिल बेटर देन यू वर यस्टरडे। सक्सेसफुल इंसान तभी होता है जब हर दिन वो निरंतर प्रयास करता रहे, मेहनत करता रहे और हर दिन अपने मन में ये टारगेट लेकर चले कि मैंने पिछले कल से बेहतर ही होकर निकलना है। आपके पास आज का दिन है, आप रात को बैठ के रिव्यू करो कि आज आपने क्या बेहतर किया, जो आपने कल की नहीं किया था उससे आपने आज क्या अच्छा किया। ठीक है, तो जब आप इन चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे और हर दिन कम से कम आप 1% भी, अगर 0.1% भी अगर आपने कुछ इंप्रूवमेंट करा ना, दैट मीन्स आप सक्सेसफुल होने की राह पे चल पड़े हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। अब उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट करा था, मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा, बट बच्चे ने कमेंट करा था कि मैम हमारा सिनोनिम और एंटोनिम्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो करेक्ट नहीं हो पा रहे। उसको करेक्ट करने का एकमात्र तरीका यही है कि आप पीडीएफ डाउनलोड करो और उसके अंदर दी गई वोकैब पढ़ो। जब तक आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं होगी आपको एंटोनिम और सिनोनिम नहीं आएगा। आपको वर्ड का अगर मतलब ही पता नहीं है तो आप कैसे उसको किसी का सिनोनिम या एंटोनिम बना पाएंगे, है ना। तो सबसे बेहतर, और एक स्टूडेंट ने कमेंट करा था कि हर कोई टेलीग्राम नहीं चलाता। बेटा आपको बाकी चीज़ों के लिए मत चलाओ बेशक फ़ोन, लेकिन टेलीग्राम पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ज़रूर चलाओ। अगर वहाँ पे भी आपको नहीं लगता कंफर्टेबल कि इधर उधर की फालतू ऐप्स आएंगे, फालतू चीज़ें आप सब्सक्राइब कर लोगे, तो बेहतर है आप ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप के अंदर सिर्फ कंटेंट की आपको पीडीएफ ही मिलेगी। ठीक है, आप पीडीएफ ले लो, जो पीडीएफ आपने पढ़नी है वो ले लो। अगर आपने कोर्स नहीं परचेज करना, आप सिर्फ पीडीएफ पढ़ते रहो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपके पास पीडीएफ आपके पास में रहेगी जिसको आप रिवाइज कर सकते हो और जिसके बेसिस पे आपकी वोकैब अच्छी हो सकती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अहेड ऑफ इंटरिम बजट फॉर 2024-25 ऑन थर्सडे। अहेड मतलब जब इंटरिम बजट अनाउंस होना है 2024-25 के लिए थर्सडे को, उससे पहले। अब इंटरिम बजट क्या होता है? इंटरिम बजट होता है एक टेम्पररी बजट, क्योंकि 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस हैं। ठीक है, जो हमारे नेशनल इलेक्शंस हैं वो हैं, तो उससे क्या होगा, उससे पहले कि उसके बाद में नई सरकार आएगी, फिर नई सरकार आके एक फाइनल बजट बनाएगी 2024-25 के लिए। लेकिन जब तक वो इलेक्शन का दौर रहता है, जब तक नई सरकार नहीं आती, तब तक ऐसा तो है नहीं कि बाकी जो सरकारी संस्थाएं हैं वो काम नहीं करेंगी। केवल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, वो काम नहीं कर रहे होंगे, वो अपना अपना इलेक्शन कैंपेन्स में लगे होंगे, पर बाकी तो सरकारी तंत्र जो भी है वो काम करेगा। तो उसके लिए उनको बजट चाहिए होगा, तो वो बजट होता है इंटरिम बजट, जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है जब तक कि नई सरकार आ नहीं जाती। तो इंटरिम बजट अनाउंस करने से पहले द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज 10 ईयर्स रिव्यू ऑफ द इकोनॉमी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया है, पिछले 10 सालों का इकोनॉमी का रिव्यू करा है। हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करी है, नहीं करी है, कितनी तेजी से ग्रो करी है, उसका रिव्यू करा है, एनालिसिस करा है विद सम फॉरवर्ड आउटलुक, जिसमें कि कुछ फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़ने वाले पहलू, दृष्टिकोण दिखाई दिए। सर्व्स एज अ प्रॉक्सी टू द एनुअल इकोनॉमिक सर्वे। तो ये क्या है, एक प्रतिनिधि है। सर्व्स एज अ प्रॉक्सी यानी कि प्रतिनिधि का रोल प्ले कर रहा है। किसका प्रतिनिधि है? जो एनुअल इकोनॉमिक सर्वे होना है उसका प्रतिनिधि। क्योंकि आप एक किस्म से एनुअल इकोनॉमिक सर्वे में जो भी रिपोर्ट्स आएंगी उसको आप ऑब्वियसली बात है 10 साल के जो रिव्यू है उसमें भी डालेंगे। ठीक है, तो वो चीज है कि ये जो रिव्यू आ रहा है वो एनुअल इकोनॉमिक सर्वे का प्रतिनिधि है। The review signals GDP will grow close to 7% in 2024-25। तो ये जो रिव्यू है ये बताता है कि हिंदुस्तान की जो जीडीपी है 2024-25 के लिए वो 7% की दर से ग्रो करेगी, with scope to go well above 7% by 2030। लेकिन ये भी साथ के साथ में इसका अंदेशा है कि 2030 तक ये 7% से ऊपर जा सकती है। From about $3.7 trillion this year,
इस साल जो हम 3.7 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है, इंडियाज इकोनॉमी विल एक्सपैंड टू 5 ट्रिलियन इन 3 years। आने वाले 3 सालों के अंदर में हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है वो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी, मेकिंग इट द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट। अब आपको पता ही है, कल के हमने एनालिसिस में जो एडिटोरियल है उसमें पढ़ा था कि हम हांगकांग को सरपास करके 4th बन चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगे, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, एंड कुड हिट दी $7 ट्रिलियन मार्क बाय 2030 इट रेकॉन्स। और इसका ये रेकॉन्स मतलब मानना, तो इसका ये मानना है कि हम 2030 तक $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी का आंकड़ा जो है वो पार कर जाएंगे। स्प्लाइसिंग इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इनटू 2 phases। स्प्लाइसिंग मतलब जोड़ना, तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को 2 हिस्सों में जोड़ते हुए, अब वो 2 हिस्से कौन से हैं, 1950 से 2014 तक का एक हिस्सा, एंड अ डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ सिंस 2014। और एक दशक किसका, ट्रांसफॉर्मेटिव, बहुत ही उम्दा, जिसमें हमने बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर दिया हिंदुस्तान को, ऐसी ग्रोथ वाला एक दशक कब से स्टार्ट होके, 2014 से, यानी कि बेसिकली जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आया है तब से लेके अब तक का। The review stresses that the state of the economy was far from encouraging। बोल रहे हैं, तो ये जो रिव्यू है वो बताता है कि जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी की जो स्टेट है यानी स्थिति है वो फार फ्रॉम यानी कि बहुत दूर थी, फ्रॉम इनकरेजिंग यानी कि जिसको प्रोत्साहित करना पड़े, उससे प्रोत्साहन से बहुत दूर थी। व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज्यूम्ड पावर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, तब हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल नहीं थी, वो प्रोत्साहित भी नहीं थी, उसको एनकरेज करने पर भी वो काम नहीं कर रही थी, इतनी हम लोग लड़खड़ा चुके थे, ऐसा ये कह रहे हैं। Growth was hobbled by structural constraints such as tardy decision making। तो ये जो ग्रोथ है, hobbled मतलब लड़खड़ाना, तो ये जो ग्रोथ है वो लड़खड़ा रही थी। कैसे लड़खड़ा रही थी, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स, जो ढांचागत कंस्ट्रेंट्स यानी कि बाध करना, किसी को बांधना, तो वो जो बाधाएं हैं उनसे, जैसे कि टार्डी डिसीजन मेकिंग। टार्डी क्या होता है, देरी से होने वाले डिसीजंस, तो सुस्त सरकार थी, मतलब यानी कि जो टॉप नॉच डिसीजन मेकर्स थे वो सुस्त थे, ढीले ढाले थे। इल टारगेटेड सब्सिडीज बोल रहे हैं उस समय पे दी जा रही थी, बट उनका टारगेट जो है वो सही नहीं था, जिनको मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रही थी। एंड अ लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर, और जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है वो बहुत बड़ा था। वाइल इन्फ्लेशन वॉज अनपैलेटेबली हाई, जबकि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति जो है वो बहुत ही अनएक्सेप्टेबल तरीके से हाई थी, यानी कि बहुत अमान्य तरीके से हाई थी, यानी कि जितनी हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते उतनी हाई थी। पोस्ट 2014 रिफॉर्म्स हैव रिस्टोर्ड द इकोनॉमीज एबिलिटी टू ग्रो हेल्थीली विद, बोल रहे हैं, और 2014 के बाद जितने भी रिफॉर्म्स लाए उन्होंने क्या किया, रिस्टोर करा, यानी कि पुनर्स्थापित कर दिया। किस चीज को, हमारी इकोनॉमी की जो क्षमता है कि वो हेल्दी तरीके से ग्रो करे, विद लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, यानी कि लंबी और स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल साइकिल्स, यानी कि इकोनॉमिक साइकिल्स जो होती हैं कि जो अच्छा टाइम है, ग्रोथ का टाइम है वो काफी लंबा चल रहा है, फाइनेंशियल साइकिल्स अच्छी चल रही हैं। एंड मेड इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग G20 नेशन, इट आर्ग्यूज। और यही रिपोर्ट जो है ये तर्क देती है कि इसने हिंदुस्तान को G20 नेशंस, जितने भी G20 नेशंस हैं उनमें से सबसे तेजी से ग्रो करने वाला देश बना दिया है। The review asserts that India's 7% growth when the world is growing 2%, बोल रहे हैं ये जो रिव्यू है ये दावा करता है कि जब पूरी दुनिया 2% की ग्रोथ से ग्रो कर रही है, रेट से ग्रो कर रही है, और हिंदुस्तान उस दौर में 7% की रेट से ग्रो कर रहा है, इस क्वालिटेटिवली सुपीरियर, तो ये क्वालिटी वाइज ज्यादा बेहतर है किससे, to 8 to 9% achieved when the global economy grows 4% perhaps। बोल रहे हैं कि जो 8 से 9% हमने जिसकी दर से जब हम ग्रोथ कर थे, जबकि जिस दौर में ग्लोबल इकोनॉमी जो है 4% की दर से ग्रो कर रही थी, यानी कि ये किसका हवाला दे रहे हैं, जब यूपीए के टाइम में हम बोलते हैं ना कि इकोनॉमिक स्लोडाउन के बाद में भी मनमोहन सिंह जी की नीतियों की वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा ग्रो कर पाई है ना, और उस टाइम के लिए कहा जाता है कि मोदी जी के आने से पहले 8 से 9% के हम लोग ग्रो कर रहे थे। तो उसी का ये जवाब दे रहे हैं कि
इसी पैसेज के अंदर में जो ये फाइनेंशियल रिपोर्ट आई है, इसी के अंदर में ये बोला जा रहा है कि हम जो इस वक्त 7% की दर से ग्रो कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है जब हमारी कंट्री 8 से 9% की दर से ग्रो कर रही थी, क्योंकि उस टाइम पे जो ग्लोबल इकोनॉमी वो 4% की दर से ग्रो कर रही थी और इस टाइम पे जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो 2% की दर से ग्रो कर रही है। हिंटिंग एट अ फ्यू ईयर्स ऑफ यूपीए एरा, जो कि इशारा करते हैं उन कुछ सालों के तरफ जो कि यूपीए के दौर में थे। This is debatable as India's economy is generally delinked from the world. अब ये debatable है, debatable यानी कि ये एक चर्चा का विषय है, क्योंकि इस वक्त पे हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी, जो हम ग्रोथ इस वक्त बता रहे हैं कि 7% की ग्रोथ से हम ग्रो कर रहे हैं, ये बेसिकली जो है हिंदुस्तान का डोमेस्टिक कंजम्पशन, उसके ऊपर बेस्ड हमारी ग्रोथ है, जबकि हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो चुके हैं। हम वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज हैं, वर्ल्ड मार्केट है, उससे हम लोग डीलिंक हो चुके हैं, यानी कि उससे हमारा नाता टूट चुका है, एक टूट सा चुका है, क्योंकि इंस्टेबिलिटी है। कई कंट्रीज जो हैं वो इंपोर्ट के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दे रही हैं, हम एक्सपोर्ट बिल्कुल ना के मुकाबले कर रहे हैं, बिल्कुल ना हो चुके हैं हमारे एक्सपोर्ट्स। ये जो भी हम ग्रोथ कर रहे हैं वो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन है कि हिंदुस्तान में ही हमने जनरेट करा और हिंदुस्तान में ही उसकी खपत हो गई, ये उसके ऊपर है जो हमारा इस वक्त पे जो ये ग्रोथ है। बट लेकिन जो 8 to 9% बोला जा रहा है वो बेसिकली एक्सपोर्ट बेस्ड थी, मतलब वो दोनों का मिक्सचर था, डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट का मिक्सचर था। अब ये बेसिकली जो अभी की 7% ग्रोथ है ये डोमेस्टिक कंजम्पशन है। फ्रॉम द वर्ल्ड विद डोमेस्टिक एक्टिविटी ड्राइविंग ग्रोथ मोर देन एक्सपोर्ट्स, तो हम इस वक्त दुनिया से कट चुके हैं, डीलिंक्ड हो चुके हैं, और यहाँ इस वक्त पे डोमेस्टिक एक्टिविटीज जो है वो ही ग्रोथ को निर्धारित कर रही हैं बजाय कि एक्सपोर्ट्स से। Now that the twin balance sheet problem inherited from UPA days has turned into an advantage. Twin balance sheet का मतलब क्या होता है कि जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है, और बैंक्स वगैरह होते हैं, जब वो घाटे में चल रहे थे, बेसिकली यूपीए के दौर में ये हुआ था, और साथ ही साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो घाटे के दौर में चल रहे थे और बैंक्स जो है वो घाटे के दौर में चल रहे थे, तो उसको बोला जाता है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। तो ये अब जबकि ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम जो कि इनहेरिट यानी कि ली गई थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास होती है ना, तो ये इनहेरिट की गई थी किससे, यूपीए के दिनों से, हैज टर्न्ड इनटू एन एडवांटेज। अब उसको एक एडवांटेज के रूप में यानी कि प्रोत्साहन के रूप में, अच्छे दौर के रूप में हमने टर्न अराउंड कर दिया है। एज द रिव्यू स्ट्रेसेस, जैसा कि रिव्यू कहता है, इट मस्ट ट्रांसलेट इनटू अ वाइडर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिवाइवल। तो बोल रहे हैं, राइटर ये बोल रहे हैं कि रिव्यू में ये कहा गया कि यूपीए के दौर में हमने ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम जो आई थी हमें, उसको अब मोदी सरकार ने क्या किया है, एडवांटेज के रूप में टर्न कर दिया है। तो अगर ये बात है, हमने एडवांटेज के रूप में उसको टर्न कर दिया है, तो अब इसको हमें और परिवर्तित करके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का रिवाइव यानी कि पुनरुत्थान करना चाहिए, और ज्यादा विस्तार से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का पुनरुत्थान के रूप में इसको ट्रांसलेट कर देना चाहिए। This would hinge on a broad based consumption। तो ये हिंज मतलब क्या होता है कि सहारा लेना, किस चीज का सहारा लेना, हिंज ऑन ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन, मतलब कि जो ज्यादा वाइड रेंज होगी लोगों की, उसकी कंजम्पशन के ऊपर निर्भर करेगा। रिबाउंड रादर, उसके ऊपर निर्भर करेगा ये रिबाउंड, रादर दैन द के शेप्ड रिकवरी द गवर्नमेंट वेहमेंटली डिसमिसेस, बजाय कि के शेप्ड रिकवरी के ऊपर, जो कि सरकार जो है बड़े प्रबल रूप से डिसमिस करती है। 4 years of 7% प्लस ग्रोथ, 4 साल से 7% से ऊपर की हम ग्रोथ देख रहे हैं पोस्ट पेंडेमिक, वो भी पेंडेमिक के बाद, वुड बी कमेंडेबल इंडीड, ये बहुत ही प्रशंसनीय है, जाहिर तौर पर प्रशंसनीय है। However, हालांकि इंडिया नीड्स टू ग्रो फास्टर टू क्रिएट जॉब्स एट द स्केल इट्स यूथ नीड एंड इंश्योर दैट, लेकिन फिर भी हमें ज्यादा तेजी से क्या करना पड़ेगा, जॉब्स जनरेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम उस तेजी से उस स्तर पर जिस स्तर पे हमारे युवाओं को जरूरत है,
एंड इंश्योर दैट अ राइजिंग ग्रोथ टाइड लिफ्ट्स मोस्ट बोट्स। अब ये ग्रोथ टाइड लिफ्ट्स मोस्ट बोट्स का मतलब क्या है कि सबका साथ सबका विकास, कि सबका साथ सबका विकास हो, और अगर सबका नहीं हो तो कम से कम ज्यादातर का तो हो ही विकास, इफ नॉट ऑल, यानी कि ज्यादातर का तो विकास हो ही जाए, सबका ना हो पाए तो भी। द रिव्यू एक्सपेक्ट्स एन ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर अप्रोच। अब ये जो रिव्यू है ये क्या उम्मीद करता है, ऑल इंक्लूसिव यानी कि सबको सम्मिलित करके वेलफेयर अप्रोच अपनाने को ये रिव्यू एक्सपेक्ट करता है। टू हेल्प एनलार्ज द कंजम्पशन बेस बाय एक्सपैंडिंग द मिडिल क्लास, और ये सुनिश्चित करे, ये मदद करे कि भाई हमारा जो कंजम्पशन बेस है वो बढ़े, और कैसे बढ़े, हम मिडिल क्लास को एक्सपैंड करें, उनका विस्तार करें, उनको बढ़ावा दें, उनको इम्प्रूव करें, तब जाके ये जो है हमारा कंजम्पशन बेस्ड जो ग्रोथ है वो और ज्यादा विस्तार हो पाएगा उसका। बट दोज डिपेंडेंट ऑन हैंडआउट्स, लेकिन जो लोग हैंडआउट्स मतलब कि दया भावना, दान के ऊपर, ठीक है, तो जो लोग दान के ऊपर डिपेंडेंट हैं, सच एज द 800 मिलियन दैट नीड फ्री फूड, जैसे कि वो 800 मिलियन लोग जिनको फ्री फूड दिया जाना उसके ऊपर निर्भर करते हैं, बाय द सेंटर्स रेकनिंग, जो कि सेंटर की गणना के द्वारा साबित हुआ है, मस्ट प्रोग्रेसिवली श्रिंक फॉर ग्रोथ टू बी मीनिंगफुल एंड इक्विटेबल। तो ये जो 8 मिलियन का आंकड़ा है ना, ये कम होना चाहिए। 800 मिलियन का जो आंकड़ा है ये कम होना चाहिए अगर हमें इस ग्रोथ को मीनिंगफुल और इक्विटेबल, मीनिंगफुल मतलब कि वाकई में हमारी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि ग्रोथ का मतलब क्या है कि चंद पूंजीपति हैं वो ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब तो ग्रोथ नहीं है ना। ग्रोथ मतलब यही है कि सारे देश का विकास होना चाहिए, सब लोग ग्रो करें, सबकी पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़े, ठीक है। अब उसके लिए पर कैपिटा इनकम का मतलब ये नहीं कि पूंजीपतियों की तो बढ़ रही है, आम जनता की बढ़ नहीं रही, उनकी इतनी बढ़ गई है कि वो पर कैपिटा के बेस पे अगर आते हैं तो वो सबकी फिर बढ़ने का आंकड़ा जो है, डेटा जो है कैलकुलेशन में बढ़ जाती है, ठीक है। वैसा नहीं होना चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए और इक्विटेबल यानी कि सबकी बराबरी से होनी चाहिए। The report rightly mentions reforms in learning outcomes। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें बहुत ही सही तरीके से रिफॉर्म्स का जिक्र किया गया है, किसमें, लर्निंग आउटकम्स में, यानी कि जो सीखे जा रहे हैं चीजें, हम लोग हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, easier compliances for smaller firms, और जो छोटी फर्म्स हैं उनके compliances यानी कि अनुपालन, adherence, कि वो नियमों का पालन करें, इन चीजों को ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए as priorities, with some critical changes at the sub-national government, और सब-नेशनल गवर्नमेंट में कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस होने चाहिए। लेवल टू एक्सेलरेट ग्रोथ, ताकि ग्रोथ क्या हो सके, गति पकड़ सके, एक्सेलरेट हो सके। It is also essential that flaws in reform such as GST are fixed। ये भी जरूरी है कि जो भी फ्लॉज हो, गलतियां हो, त्रुटियां हो किसमें, GST में, उनको फिक्स किया जाए। एंड सम ऑफ द ब्लंट पॉलिसी टूल्स डिप्लॉयड, और कुछ बोल्ड, ब्लंट, स्पष्ट, क्लियर पॉलिसी टूल्स जो हैं, कुछ पॉलिसी मेजर्स जो हैं वो यहाँ पे निर्धारित करने चाहिए, उपयोग में लाने चाहिए। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि उदाहरण के तौर पे, इम्पोर्ट लाइसेंसेज एंड प्राइस कंट्रोल्स ऑन डीरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स, जैसे कि इम्पोर्ट के लिए लाइसेंस की जरूरत हो या प्राइस कंट्रोल लगाया जाए, किसके ऊपर, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो विनियमन मुक्त है, यानी कि जिनके ऊपर कोई भी रेगुलेशन नहीं लगाई गई है। दैट सेंड कन्वोल्यूटेड सिग्नल्स अबाउट इंडियाज ओपन मार्केट। तो ये क्या दर्शाएगा, ये कि जो कन्वोल्यूटेड यानी कि जो जटिल सिग्नल्स जा रहे हैं इंडिया की ओपन मार्केट, जिसकी पॉलिसीज प्रिडिक्टेबल है, उसके बारे में हमें वो पिच भेजनी है और इनको रिकंसिडर करना है, ठीक है। यानी कि जो जटिल सिग्नल जा रहे हैं वो हमें नहीं भेजने हैं, हमें ऐसा देखना चाहिए कि हमारी मार्केट ओपन है और हमारी पॉलिसीज प्रिडिक्टेबल, ऐसे नहीं कि अचानक से कुछ भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले सूझबूझ के आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा अब हमारी पॉलिसीज किस तरफ जा रही हैं, ठीक है। इसको हमें रिकंसिडर करना चाहिए। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है, व्हाट डज द फाइनेंस मिनिस्ट्री 10 years रिव्यू ऑफ द इकोनॉमी प्रोजेक्ट about India's GDP
ग्रोथ एंड इकोनॉमिक स्टेटस बाय 2030, यानी कि 2030 तक में हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, जीडीपी ग्रोथ के बारे में ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है ये क्या प्रेडिक्ट करती है, चलिए देखते हैं। The review projects a GDP growth of about 7% in 2024 to 25 and anticipates India's economy to hit 7 trillion mark by 2030, becoming the world's third largest economy. करेक्ट है, ये यही बोला गया कि 2030 तक हम लोग $7 ट्रिलियन पहुंच जाएंगे और 2025 तक हम $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। The review forecasts a steady GDP growth of 5%, तो 5% का तो कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, तो ये तो इनकरेक्ट है। The review indicates a decline, कमी तो नहीं बताई गई कहीं पे भी, ये भी इनकरेक्ट है। The review predicts an unprecedented GDP growth of 10% annually, तो ऐसा भी कहीं पे भी नहीं जिक्र किया गया। रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है, अनरियलिस्टिक नहीं। 7% एक रियलिस्टिक टारगेट है जो हमने पहले अचीव किया भी है और कर भी सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिव्यू, हाउ इज इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ पोस्ट 2014 कैरेक्टराइज्ड इन कंपैरिजन टू द पीरियड बिफोर, यानी कि रिव्यू के अनुसार हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ 2014 के बाद में किस तरीके से कैरेक्टराइज की जाएगी इन कंपैरिजन टू पीरियड बिफोर। 2014 से पहले के पीरियड में, उसके पहले के दौर में वो कैसे, उसके कंपैरिजन में। And what is the implication of its current growth rate compared to global trends, और इस वक्त का जो ग्लोबल ट्रेंड है उसके लिए हिंदुस्तान की जो ग्रोथ रेट है उसका क्या इम्प्लीकेशन है, क्या उसका तात्पर्य निकल कर आता है, किस तरह का रुझान है। Post 2014, India's economic growth is characterized by the removal of structural constraints एंड द इनिशिएशन ऑफ रिफॉर्म्स, यानी कि ये बोला गया कि 2014 के बाद में बहुत ज़्यादा क्रांति आ गई, बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स लाए गए मोदी जी द्वारा, है ना। और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्ट्रक्चरल, यानी कि जो ढांचागत बाधाएं थी उनको हटा दिया गया 2014 के बाद में और रिफॉर्म्स लाए गए, लीडिंग टू लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल साइकिल्स, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल जो साइकिल्स जो हैं वो लंबी थी और मजबूत थी, मेकिंग इट द फास्टेस्ट ग्रोइंग G20 नेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। What does the Finance Ministry's 10-year review of the economy indicate about the future trajectory of private investment and consumption patterns in India? यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की 10 साल की जो रिव्यू की रिपोर्ट है इकोनॉमी की, वो क्या दर्शाती है, फ्यूचर हमारा किस दिशा में जा रहा है, हम फ्यूचर किस तरीके से, हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन पैटर्न्स में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या उनकी ट्रेजेक्ट्री रहेगी। चलिए देखते हैं। द रिव्यू सजेस्ट अ पेसिमिस्टिक आउटलुक, नेगेटिव अप्रोच यहाँ पे रहेगी, नेगेटिव आउटकम हमें मिलेगा, प्रेडिक्टिंग अ डिक्लाइन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन आएगा के शेप्ड कर्व की वजह से। तो ये इनकरेक्ट है, बोला ना कि जो भी होगी ग्रोथ वो बेसिकली डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड होगी बजाय कि के शेप्ड के, और इस वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हालांकि थोड़ा सा सचेत होगा बट होगा, ठीक है, ग्रोथ करेगा। द रिव्यू स्ट्रेसेस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम इनटू एन एडवांटेज, एक्सपेक्टिंग दिस टू लीड अ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिवाइवल लार्जली ड्रिवन बाय के शेप्ड रिकवरी, तो के शेप्ड रिकवरी से नहीं होना। The review highlights the need for an all-inclusive welfare approach and reforms at various levels. तो ये जो रिव्यू है ये इस ज़रूरत को हाईलाइट करता है कि सबका विकास होना चाहिए, रिफॉर्म्स जो हैं वो अलग अलग स्तर पे होना चाहिए और उसमें सबका विकास होना चाहिए, सबके लिए वेलफेयर रिफॉर्म्स होने चाहिए, इंडिकेटिंग अ कॉशियस येट ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन, जो कि हालांकि सावधानी पूर्वक सचेत पर ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव फ्यूचर दिखाता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का और कंजम्पशन का, कंटिजेंट अपॉन पॉलिसी इंप्रूवमेंट्स एंड ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन रिबाउंड। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। According to the review, which of the following strategies is crucial for ensuring meaningful and equitable growth in India's economy? यानी कि रिव्यू के अनुसार क्या स्ट्रैटेजीज जो होंगी वो अहम होंगी जिससे हम ये सुनिश्चित कर पाएं कि जो ग्रोथ है वो मीनिंगफुल हो और इक्विटेबल हो
ग्रोथ केवल ऐसा ना हो कि चंद लोगों के हाथों में रह जाए, सबके साथ में होनी चाहिए. Reliance on consistent 7% plus post-pandemic growth rates and maintaining the current level of welfare handouts such as free food to the 800 million people. तो यही तो कम करना है. 800 मिलियन लोगों को अगर दान के ऊपर निर्भर करना पड़ रहा है तो काहे की ग्रोथ, है ना. हमें ये डेटा अगर कम कर पाए, 800 मिलियन लोग अपने दम पे कमा रहे हैं, अपने दम पे खा रहे हैं, उनको कोई दान पुण्य की जरूरत नहीं है, सरकार से कोई रिफॉर्म मतलब मुफ्त अनाज, मुफ्त राशन, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. वो कर सकते हैं अपना प्रबंध खुद, इतने सक्षम है, इतना पैसा जनरेट हो रहा है, तभी ग्रोथ होगी ना मीनिंगफुल और इक्विटेबल. Focusing solely on reforms in learning outcomes and health sector while disregarding the necessity of changes in the economic policy at the sub-national government level of ये incorrect है, क्योंकि इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा. कुछ रिफॉर्म्स, कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे नेशनल सब नेशनल गवर्नमेंट लेवल पर भी. ठीक है. Addressing flaws इन इकोनॉमिक रिफॉर्म सच एज जीएसटी, यानी कि जीएसटी के अंदर में जो फ्लॉज हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा, उनको निपटना पड़ेगा. री इवेलुएटिंग पॉलिसी टूल्स लाइक इम्पोर्ट लाइसेंसेज एंड प्राइस कंट्रोल्स एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट हैंडआउट्स बाय एक्सपैंडिंग द मिडिल क्लास. ऑप्शन सी इज करेक्ट. वट इज द टोन ऑफ द पैसेज. पैसेज की टोन काफी पॉजिटिव है. ठीक है, सरकार ने अच्छा काम किया है, आगे भी अच्छा काम हम कर सकते हैं, हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं, $7 ट्रिलियन का मार्क पार कर सकते हैं. ये सारी चीजें जो है पॉजिटिविटी बताती है. सो ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्शन बी इज करेक्ट. अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ. पैराजंबल का क्वेश्चन है. व्हाट्स वर्स, सबसे खराब क्या है. इट माइट टेक अ फ्यू ईयर्स, इट कि कुछ साल लगेंगे, टू थ्रैश आउट द डिटेल्स ऑफ द फंड. द फंड, कौन सा फंड, जिसके बारे में पहले जिक्र किया गया है. ठीक है, कुछ पर्टिकुलर फंड की बात कर रहे हैं. अब कौन सा फंड, उसका जिक्र पहले किया होगा. तो बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा डराने वाली बात क्या है, सबसे ज्यादा खराब बात क्या है कि इन फंड्स को किस तरीके से यूज किया जाएगा, कहाँ से फंड्स जुटाए जाएंगे, इनकी डिटेल्स बनाने में अभी कई साल लग सकते हैं. इवन दो द अलार्मिंग पेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वारंट्स इमीडिएट एक्शन. वो भी तब जब ग्लोबल वार्मिंग जिस स्तर से हो रही है, उसके जो हमें परिकोप देखने मिल रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने मिल रहे हैं, वो ये दर्शाते हैं कि हमें इमीडिएट एक्शंस की जरूरत है. अब इससे हमें ये क्लैरिटी मिलती है कि पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें द फंड बोला गया है, जो कि बताता है कि द फंड मतलब उन फंड की बात की जा रही है जिसके बारे में पहले जिक्र हुआ है. अब ये शॉर्ट ट्रिक्स है, इनसे आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे. तो आपके पास जैसे केबीसी में 50-50 लाइफ लाइन का ऑप्शन होता है, वैसे आपके पास ऑप्शंस बच जाएंगे. ठीक है. हाउएवर, हालांकि, तो यानी कि क्यों भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा. What tampers the euphoria, यूफोरिया मतलब खुशी, जो इस खुशी के माहौल को जो चीज टैम्पर करती है यानी कि तोड़ती है, इज द लैक ऑफ क्लैरिटी ओवर द निटी ग्रिटी, यानी कि जो क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है बारीकियों के ऊपर. अब किस टर्म में बारीकियां, इन टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ रेसिपिएंट्स, यानी कि ये फंड्स लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या होना चाहिए आपके पास कि आप इस फंड को ले सकें. एंड डोनर्स, और इसके डोनर्स की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि आपकी कितने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी चाहिए जब आप इसके डोनर बन सकते हैं. एंड द रूल्स फॉर डिसबर्सिंग एंड यूजिंग द मनी, और ये पैसा किस आधार पे दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, किस जरिए से दिया जाएगा, और इसको कैसे यूटिलाइज किया जाना है, इनके ऊपर क्लैरिटी नहीं है. क्यों भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, सो बी एलिमिनेट हो जाता है. ठीक है. Rich nations have agreed to set up a fund to provide payouts to developing countries that suffer loss and damage. तो अमीर देशों ने अग्री करा है कि हम एक फंड बनाएंगे जिसके अंदर में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनको लॉस या डैमेज झेलना पड़ रहा है, उनको फंड्स प्रोवाइड किया जाएंगे. अभी किस चीज का लॉस एंड डैमेज है, फ्रॉम क्लाइमेट इंड्यूस्ड स्टॉर्म्स, floods, droughts, wildfires and other extreme weather events.
किससे? तूफान से, फ्लड से, बाढ़ से, सूखा से, वाइल्ड लाइफ फायर से, इन सब चीज़ों से, जो कि क्या है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, जो कि बहुत खराब क्लाइमेट कंडीशंस यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहे हैं, जो कि हमने उदाहरण हिंदुस्तान में कई जगहों पे देखे हैं। ठीक है। The 2-week-long COP27 held in the Egyptian resort। तो ये समझ में आया कि COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो 27 मीटिंग हुई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, उसके ऊपर में चर्चा हो रही है। उस मीटिंग के अंदर में क्या फैसला लिया गया उसके ऊपर चर्चा हो रही है। तो एस क्या होगा? हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है। अब एस फर्स्ट स्टेटमेंट होगा तो ऑप्शन ए हमारे पास बचता है और ऑप्शन डी हमारे पास बचता है। ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाता है। देखो 2 हो गया ना, 50-50 आ गया। तो 2 हफ्ते लंबी चली जो COP27 की मीटिंग थी, कहाँ हुई थी? इजिप्शियन रिजॉर्ट, इजिप्ट के रिजॉर्ट ऑफ शर्म एल शेख, ये जगह का नाम था, रिजॉर्ट का नाम था। एंडेड विद व्हाट इज बीइंग टॉटेड एज अ बिग ब्रेक थ्रू। ये खत्म हुई जिसको कहा जा रहा है एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू के साथ में ये खत्म हुई, यानी कि कुछ हमने बहुत बड़ा अचीव करा इस मीटिंग से। तो एस हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। अब क्या अचीव करा कि रिच नेशंस ने अग्री करा है एक फंड सेटअप करने के लिए, हो गया सेकंड। तो अब लेकिन फंड सेटअप करने के लिए बोला तो वो अच्छी बात है, लेकिन इस खुशी को क्या चीज टेम्पर करती है? वो टेम्पर करती है कि क्लैरिटी नहीं है बारीकियों के ऊपर। इस फंड के रेसिपिएंट्स कौन होंगे, डोनर्स कौन होंगे, क्या तरीका इख्तियार किया जाएगा, कैसे किस जरिए से डिस्पर्स होगा पैसा, इस चीज के ऊपर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। और उससे भी खराब बात यह है कि इस चीजों के ऊपर डिटेल्स बनाने में भी सालों लग जाएंगे और हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो डिमांड करता है इमीडिएट एक्शंस। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है? SRQP। SRQP ऑप्शन ए इज करेक्ट। मिसेस पूजा इज वेरी बिजी एट द मोमेंट, यानी कि इस वक्त मिसेस पूजा बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। ठीक है। ऑल राइट, आई हैड बीन वेटिंग। ठीक है, मैं वेट कर रहा था इतने समय से। आई हैड बीन मतलब पास्ट से अब तक वो वेट कर रहा है, पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में है। ठीक है। लेकिन आपको कोई व्यक्ति बता रहा है कि वो भी बिजी हैं, अभी वो बिजी हैं, तो आप बोल रहे हैं ठीक है मैं उनका इंतजार कर लूंगा। तो क्या बोलोगे? ओके आई विल वेट। आई विल फ्यूचर की बात आएगी, मैं वेट करूंगा, या आई एम वेटिंग, या मैं वेट कर रहा हूं उनका। ठीक है, उनको मीटिंग खत्म करें दो या जो भी वो काम करे खत्म करें दो, मैं उनका वेट कर रहा हूं। लेकिन यहां पे बोला जा रहा है आई हैड बीन वेटिंग, जो कि है पास्ट की घटना, तो वो सही नहीं बैठेगा, यहाँ पे फिट नहीं होगा। तो एरर कहां पे है? द मोमेंट मिसेस पूजा ऑल राइट आई हैड बीन वेटिंग, ऑप्शन सी में एरर है। द डिजिटल पर्सनल Data Protection Bill 2022 proposes the right of a user to know exactly what data is being collected। अब कौन सा डेटा कहाँ कौन कलेक्ट कर रहा है, क्या है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। How it is managed and also processed। तो P हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन कलेक्ट कर रहा है डेटा, कौन मैनेज कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, इसके बारे में हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो P हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। सो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो जाता है, बी भी एलिमिनेट हो जाता है, डी भी एलिमिनेट। लो जी, आंसर मिल गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। कटिंग डाउन द टेक्स्ट गिव्स अ पॉजिटिव रेजोनेंस ऑफ क्लैरिटी। अगर हम इस टेक्स्ट को बारीक करके तोड़ते हैं तो हमें पॉजिटिव क्लैरिटी मिलती है एंड डिसाइसिवनेस, और क्या मिलता है? डिसाइसिवनेस यानी कि निर्णय लेने का एक ताकत मिलती है। एंड एलैबोरेट लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स ऑन हाउ टू ट्रीट पर्सनल डेटा। इसमें एक विस्तृत पूरी हाईलाइटेड पूरा मतलब डिटेल इन डिटेल डूज एंड डोंट्स की क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसकी लिस्ट है कि किस तरीके से आपको पर्सनल डेटा जो है उसको ट्रीट करना है। हैज बीन चॉक्ड आउट फॉर डेटा फिड्यूशरीज। फिड्यूशरीज क्या होता है? फिड्यूशरीज वो संस्थाएं होती हैं जो डेटा को, किसी भी पर्सन के डेटा को कलेक्ट करती हैं, चाहे वो अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो लॉयर्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई फाइनेंशियल कंपनीज हो सकती हैं, क्योंकि वो डेटा कलेक्ट करती हैं। तो उनको किस तरीके से डेटा को ट्रीट करना है, और एंटिटीज विच कलेक्ट एंड मैनेज इट, या फिर वो लोग, वो संस्थाएं जो इन डेटा को कलेक्ट करती हैं और मैनेज करती हैं, उनको किस तरीके से डेटा के ऊपर काम करना है, किस तरीके से डेटा को स्टोर करना है, कब नहीं करना है, इसके ऊपर पूरी डूज एंड डोंट्स की लिस्ट तैयार की गई है।
companies can use the data only for precise purpose they obtained it. कंपनीज केवल उसी पर्पस के लिए डेटा को इस्तेमाल कर सकती हैं जिसके लिए उनने डेटा कलेक्ट किया हो. जैसे कि कॉल्स आते हैं कई दफ़ा हमारे पास कि हम ये सर्वे कर रहे हैं और हमें इसके लिए आपकी कुछ डिटेल्स चाहिए. वैसे तो ऐसे कॉल्स पे अपनी डिटेल्स देनी नहीं चाहिए, लेकिन पुराने ज़माने में होता था कॉल कर कर ही डिटेल्स ली जाती थी. ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपके जो सपोज करो कि सर्वे हो रहा है कि देश में कितने लोगों के घर में एसी है इसके ऊपर, तो वो डेटा जो है उसी के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा. अगर उसके बाद में मान लो कि मैंने ये बोल के डेटा लिया कि हाँ भाई आपके घर में एसी है, हम ये सर्वे कर रहे हैं, लेकिन बाद में क्या किया, मैंने वो डेटा किसी दूसरे पर्सन को बेच दिया, जो कि फेसबुक वगैरह इन सब कंपनीज के ऊपर आरोप लगते हैं. ठीक है, तो दूसरी कंपनी को डेटा बेच दिया. अब वो लोग मेरे को कॉल कर रहे हैं, कोई कंपनी वाला कॉल कर रहा है कि आप लोन ले लो, आप कार्ड ले लो, आप ये ले लो. क्या किया, मेरे डेटा का मिसयूज हुआ. ठीक है, या फिर और भी कुछ चीज़ों के लिए वो डेटा मिसयूज किया जाए, तो वो नहीं करना है. जिस पर्पस के लिए आपने ऑब्टेन करा है आपको उसी पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल करना है. दे ऑल्सो कैन नॉट स्टोर द डेटा परपेचुअली बाय डिफॉल्ट, और वो अनंत काल तक बाय डिफॉल्ट डेटा स्टोर नहीं कर सकते. ठीक है, इट हैज़ टू बी डिलीटेड व्हेन फर्म्स नो लॉन्गर नीड टू होल्ड दैट डेटा. यानी कि जैसे ही आपका काम खत्म, आपका उस पर्सन के साथ में लिंक खत्म, तो आपको उसी साथ में वो डेटा डिलीट करना पड़ेगा. द रिवाइज्ड डेटा प्रोटेक्शन बिल which is open for public consultation till December 17 बोल रहे हैं जो रिवाइज डेटा प्रोटेक्शन बिल जिसके ऊपर पब्लिक कंसल्टेशन यानी कि जनता के साथ में विचार विमर्श जो है उसके लिए ओपन किया गया है 17 दिसंबर तक, has 30 clauses compared to over 90 of the earlier version that was withdrawn 3 months back following objections. इसमें 30 clauses हैं. ठीक है, जो कि अगर जो इससे पिछला वर्जन था जिसको 3 महीने पहले क्योंकि ऑब्जेक्शन दिए जा रहे थे उसकी वजह से विड्रॉ कर लिया गया था, उसके कंपेयर करें तो उसमें 90 क्लॉजेस थे, इसमें 30 क्लॉजेस हैं. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा क्योंकि हमें पता चल रहा है कि एक डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात की जा रही है, उसके भी रिवाइज फॉर्म की बात की जा रही है. ठीक है, इसमें 30 क्लॉजेस हैं, तो ये इंट्रोडक्शन दे रहा है डेटा प्रोटेक्शन बिल का. द डिजिटल पर्सनल बिल प्रोटेक्शन बिल 2022 यानी कि जो पहले वाला था उसमें ये कुछ चीजें प्रपोज की जा रही थी. ठीक है, उसके बारे में डिटेल बताई गई है. राइट, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है एस. सेकंड स्टेटमेंट आता है जहां पे इसी जो 30 क्लॉजेज है इनकी बारीकियों की बात कर रहे हैं कि अगर इसको बारीकी से हम कट डाउन करें तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी और डिसाइसिवनेस मिलती है. क्यों? क्योंकि बहुत इलेबोरेटली हमें डूज एंड डोज की लिस्ट बताई गई है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है. तो जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 है उसमें यूजर का अधिकार बताया गया है, राइट ऑफ अ यूजर, कि वो जान सकता है कि हमारा डेटा किस पर्पस के लिए कलेक्ट किया जा रहा है, इसको कैसे मैनेज किया जाएगा और क्या प्रोसेस रहेगा. ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट. क्योंकि कंपनीज जो है उस डेटा को केवल उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर पाएंगी जिसके लिए उन्होंने कलेक्ट करा है डेटा. ठीक है, ये हो गया फोर्थ पॉइंट. तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, SQPR, ऑप्शन सी इज करेक्ट. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है. अकोमोडेट, अकोमोडेट मतलब जहां पे आप रह रहे हो. ठीक है, रहने की जगह. तो अकोमोडेट की स्पेलिंग करेक्ट है. इंसिस्टेंस, इंसिस्टेंस मतलब जोर देना, तो इंसिस्टेंस नहीं होता, इंसिस्टेंस होता है, TENCE, इंसिस्टेंस. ऑप्शन बी इज करेक्ट. सर्वेलेंस, सर्वेलेंस मतलब निगरानी रखना, इसकी स्पेलिंग भी करेक्ट है. और एम्बैरसमेंट मतलब कि शर्मिंदगी. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज द स्पेलिंग आर इनकरेक्ट. The emphasis on millets led to 27% growth in their production in 2021-22 in India. बोल रहे हैं कि जो मिलेट्स के ऊपर जोर दिया गया उसकी वजह से 27% ग्रोथ देखी गई मिलेट्स की प्रोडक्शन में 2021-22 में हिंदुस्तान में, कंपेयर टू 16 मिलियन मेट्रिक टन्स प्रोड्यूस द प्रीवियस ईयर, जो कि इसके पिछले साल के जब 16 मिलियन मेट्रिक टन मिलेट्स प्रोड्यूस किए गए थे इससे पिछले साल, उसके कंपैरिजन में 27% ग्रोथ देखी गई.
with the aim of alleviating malnutrition and micronutrient deficiency. Alleviating मतलब खत्म कर देना, तो इस मकसद से कि माल न्यूट्रिशन को खत्म किया जा सके, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को खत्म किया जा सके अमंग पुअर, गरीबों के बीच में, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इंट्रोड्यूस्ड मिलेट्स इन इट्स पोषण अभियान. तो केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने मिलेट्स को अपने पोषण अभियान में शामिल किया है. आफ्टर नोटिफाइंग देम एज न्यूट्री सीरियल्स इन 2018. कब? जब 2018 में उन्होंने इसको न्यूट्री सीरियल्स यानी कि न्यूट्रिशन देने वाले सीरियल्स के रूप में नोटिफाई किया था. इसको माना था कि ये न्यूट्रिशन देने वाले फूड है, सीरियल्स हैं. उसके बाद में उन्होंने पोषण अभियान में शामिल कर दिया. इनफैक्ट आफ्टर हैविंग हार्वेस्टेड सक्सेस इन 2018, बोल रहे हैं जहां तक कि 2018 में सक्सेस मिलने के बाद, इट्स नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जो क्या था? नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था. इट वॉज इंडिया दैट प्रपोज्ड द IYOM टू द UN. ये भारत ही था जिसने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो प्रपोज करा UN में, कि UN में बोला गया कि इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर करना चाहिए. बीइंग द ग्रैनरी ऑफ मिलेट्स, हिंदुस्तान जो है वो भंडारण है किसका? मिलेट्स का. विद एन एस्टिमेटेड शेयर ऑफ अराउंड 41% इन ग्लोबल प्रोडक्शन, क्योंकि हिंदुस्तान का ग्लोबल प्रोडक्शन यानी कि दुनिया के जितने भी देश जो मिलेट्स प्रोड्यूस करते हैं उनमें 41% जो है हिंदुस्तान में प्रोड्यूस होता है. It is but natural that India should be taking the lead in promoting worldwide the use of millets in 2023. तो ये बहुत ही साधारण या बहुत ही नेचुरल सी बात है कि हिंदुस्तान को ही अगवाही करनी चाहिए किस चीज की, कि दुनिया भर में मिलेट्स के इस्तेमाल को 2023 में प्रमोट किया जाए. दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसको कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर करा गया है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा. तो ये क्या हो गया? ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया. कैसे? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि यहाँ पे जिसका शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया गया. ठीक है. अब ये बताया गया कि क्योंकि 2023 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया था, तो हमने मिलेट्स की चर्चा करी कि भाई मिलेट्स कैसे हिंदुस्तान क्यों इसको प्रमोट कर रहा है, कैसे वो आगे बढ़ रहा है. ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करी. तो एस हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया. सेकेंड स्टेटमेंट होता है आर, कि हाल यहाँ तक कि हमने क्योंकि 2018 में सक्सेस हासिल करी है, इसलिए क्योंकि हमने उस टाइम पे क्या किया था, वो हमारा नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था 2018, तो हिंदुस्तान ने ही प्रपोज करा था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स किसको? UN को. ये हो गया सेकंड. थर्ड पार्ट हो गया जहाँ पे बोला जाता है कि हमने क्यों किया था, कि हम चाहते थे कि भाई माल न्यूट्रिशन को, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी को इरेडिकेट किया जाए, हटा दिया जाए हिंदुस्तान के गरीब जनता के बीच में से. तो इसलिए हमने इसको अपने पोषण अभियान में शामिल किया. तो इतना जोर दिया गया मिलेट्स के ऊपर कि जिसकी बदौलत 2021-22 में हमने 2020-21 के मुकाबले 27% जो है ग्रोथ देखी मिलेट की प्रोडक्शन में. ये हो गया फोर्थ पॉइंट. तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा एस है, ए में एस नहीं आ रहा, बी में एस नहीं आ रहा, डी में एस नहीं आ रहा. ऑप्शन सी इज करेक्ट क्योंकि इसमें SRQP इज करेक्ट. ही सेड that he would be taking a leave of absence for 2 weeks as there has been a death in his family. उसने कहा कि वो 2 हफ्ते की एब्सेंस लीव देगा, यानी कि 2 हफ्ते की छुट्टी लेगा क्योंकि उसके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है. तो अब इसको हमने रिपोर्टेड स्पीच में बताना है. ही सेड, दैट हट जाएगा, ही की बजाय क्या आ जाएगा? आई वुड. वुड की जगह क्या आ जाएगा? आई विल, क्योंकि वो फ्यूचर में लेगा ना. तो आई विल बी टेकिंग अ लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 2 weeks as there had been की जगह क्या आ जाएगा? हैज बीन अ डेथ इन हिज फैमिली की जगह क्या आ जाएगा? माई फैमिली. ही सेड आई एम गोइंग टू टेक नहीं आएगा. ही सेड आई वुड बी टेकिंग, वुड नहीं आएगा. ही सेड आई विल बी टेकिंग अ लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 2 weeks as there is a death in my family. there is a death नहीं होगा. He said I will be taking a leave of absence for 2 weeks as there has been a death in my family. Option D is correct.
इन अ शार्प रिएक्शन, एक तीखे रिएक्शन के तौर पे, इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हिंदुस्तान की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने, अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, हैड टर्म्ड जरदारीज कमेंट, उन्होंने जरदारी के कमेंट को क्या बोला है, अनसिविलाइज्ड आउटबर्स्ट, यानी कि असामाजिक गुस्सा बताया है, एंड अ न्यू लो फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान कितना नीचे गिर सकता है उसका नया स्तर बताया है। इंडिया has sent invitations to all members of Shanghai Cooperation Organization. हिंदुस्तान ने क्या किया था, हिंदुस्तान ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सदस्य हैं उन सबको न्योता भेजा था, जिसमें कि पाकिस्तान और चाइना भी शामिल है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड चाइना। क्यों भेजा था, फॉर द फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग टू बी हेल्ड इन गोवा इन मई, जिसमें कि फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होनी है गोवा में मई में, उसके लिए उन्होंने इन्विटेशन भेजा था। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, इट वॉज ओनली लास्ट मंथ दैट जरदारी हैड मेड। अब जरदारी जो है कौन है हमें नहीं पता, यहाँ पे भी जरदारी बोला गया, हमें नहीं पता, इनका कहीं इंट्रोडक्शन तो दिया जाएगा कि कौन जरदारी। जरदारी तो हमारे देश में कोई जरदारी हो सकता है, पाकिस्तान में हजारों जरदारी हो सकते हैं, कौन से जरदारी की बात कर रहे हैं तो वो क्लैरिटी नहीं है। तो यानी कि आर से पहले कोई और स्टेटमेंट आएगा। बोल रहे हैं इट वॉज ओनली लास्ट मंथ, की पिछले महीने की ही बात है, जब जरदारी ने हैड मेड एडवर्स रिमार्क्स, उन्होंने बहुत ही भद्दे रिमार्क्स किए, इसके बारे में, अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द साइडलाइंस ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तब जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चल रही थी उसके साथ साइडलाइन में, यानी कि उस दौरान में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अभद्र कुछ टिप्पणियां करी। शॉर्टली आफ्टर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर एप्टली डिस्क्राइब पाकिस्तान, जब थोड़े समय बाद ही फॉरेन मिनिस्टर ने, कौन है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, एस जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान को बोला एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। ठीक है, द इनवाइट टू पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, ये होगा हमारा सेकंड स्टेटमेंट, जहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी, जो जरदारी हमने बार बार इस्तेमाल किया गया है वर्ड, उसके बारे में बताया गया कि वो फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के, जिनका पूरा नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी, and his Chinese counterpart Qin Gang signals India's intent to reach out to two neighbors with whom its relations have remained strained in recent years. तो जो इनवाइट दिया गया था फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी और चाइनीज काउंटरपार्ट क्विन गांग को, ये इशारा करता है कि हिंदुस्तान की मंशा है कि हमारे दोनों जो पड़ोसी हैं, जिनके साथ में हमारे रिश्ते कई सालों से खराब चल रहे हैं, तनावपूर्ण चल रहे हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं। तो इसी के बाद में बोला जा रहा है कि जब उन्होंने पिछले महीने जरदारी ने एक एडवर्स रिमार्क किया नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में, यूएन काउंसिल की जब मीटिंग हो रही थी उस दौरान में। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब इसी रिमार्क का काउंटर जो दिया गया वो ये था कि हिंदुस्तान की तरफ से शार्प रिएक्शन दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से, और बोला गया कि जरदारी का ये जो रिमार्क था वो अनसिविलाइज्ड आउटबर्स्ट था और पाकिस्तान के नीचे गिरने का नया स्तर था। ठीक है, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, क्यू एस। अब देखो क्यू हमारा केवल दो ही ऑप्शंस में है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, यानी कि हमारी चॉइसेस लिमिट हो जाती हैं, पी और डी एलिमिनेट हो जाता है, बी और डी एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू के बाद में पी आ रहा है जो कि इनकरेक्ट है, यहाँ पे क्यू के बाद में एस आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्यू एस आर पी। The teacher's explanation was succinct and easy to understand. Succinct मतलब संक्षेप में, शॉर्ट था, छोटा था, यानी कि पूरा एलैबोरेटिव नहीं था। तो टीचर का एक्सप्लेनेशन जो था वो शॉर्ट था और समझने में आसान था। तो शॉर्ट का एंटोनिम क्या होगा, एलैबोरेट, यानी कि पूरा विस्तार से बताया गया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। The just concluded state visit of Prime Minister Narendra Modi to the United States is undoubtedly a new gambit by both sides to dash their strategic cooperation। जो बोल रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्टेट विजिट थी वो खत्म हुई है, तो उसका वो क्या है, अनडाउटेडली, यानी कि बिना किसी शंका के वो एक नया गैम्बिट है, यानी कि एक नया सौदा है, किस चीज का, दोनों तरफ से, टू डैश देयर, ताकि वो अपने स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेशन यानी कि जो रणनीतिक कॉर्पोरेशन है उसको टू एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक लेकर जाए, अभूतपूर्व लेवल तक लेकर जाए।
while turning treaty allies, जबकि क्या बनते हुए, सहयोगी बनते हुए, संधि के सहयोगी बनते हुए. The announcement for dash joint manufacture of General Electric GE Aerospace F414 engines, बोल रहे हैं एक अनाउंसमेंट और घोषणा की गई किसकी, फॉर डैश जॉइंट मैन्युफैक्चर करना है किसका, जनरल इलेक्ट्रिक जीई एरोस्पेस के F414 के इंजन का, इन इंडिया बाय जीई एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. जीई यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा संगठन यानी कि ज्वाइंट फॉर्म में इसका मैन्युफैक्चर किया जाएगा. टू पावर इंडियाज इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2, जो कि किसको चलाएगा, हिंदुस्तान में निर्मित, इंडिजिनस यानी कि स्वदेशीकरण किया गया, स्वदेश में निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2 एंड ट्विन इंजन एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MK1. इन दोनों को चलाने में मददगार होगा ये इंजन. एज वेल एज द परचेज ऑफ 31 हाई एल्टीट्यूड, और साथ ही साथ 31 हाई एल्टीट्यूड यानी कि लंबी ऊंचाई तक जाने वाले लॉन्ग एंड्योरेंस प्रेडेटर MQ-9B आर्म्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, इनकी खरीद के लिए भी सहयोग किया गया. टेक द डिफेंस टाइज बिटवीन द कंट्रीज टू अ न्यू हाई. इसके साथ में ही दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस संधि है वो नए स्तर तक, नए आयाम तक पहुंच जाती है. मिलिट्री कॉर्पोरेशन बिटवीन द टू नेशंस हैज बीन डीपनिंग इन द रीसेंट पास्ट. दोनों देशों के बीच में पिछले कुछ समय से मिलिट्री कॉर्पोरेशन जो है वो और ज्यादा गहराता जा रहा है. इंडिया हैज bought from the US the C-130 and C-17 Globemaster transport aircraft. ये दोनों हमने US से खरीदे. AH-64E Apache अटैक हेलीकॉप्टर्स ये खरीदे, एज वेल एज CH-47 चिनूक एंड MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर ये सब खरीदे. P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट एंड M777 अल्ट्रा लाइट हाउइट्जर अमंग अदर्स, ये सारी चीजें हमने यूएस से खरीदी. द यूएस हैज बीन एग्रेसिवली पिचिंग इट्स फाइटर जेट्स. यूएस जो है पिच करना मतलब कि वो अपनी बताते हैं कि भाई हम आपको ये बेचना चाहते हैं, इसके अंदर ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी, तो वो क्या है, वो पिच कर रहे हैं, अपने फाइटर जेट्स पिच कर रहे हैं. क्या है, कौन से फाइटर जेट, द F-16 एंड FA-18 फॉर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के लिए और इंडियन नेवी के लिए. India and the US had tried and dash an earlier engine development effort under the Defense Technology and Trade Initiative some years ago. तो हिंदुस्तान और यूएस ने इससे पहले भी कोशिश करी थी, एक इंजन डेवलपमेंट प्रयास किया था डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेड इनिशिएटिव्स के अंतर्गत कुछ साल पहले. But now the new jet engine deal is an investment in each other to address shared security concern. लेकिन अब जो ये नई डील हुई है जेट इंजन की, ये एक दूसरे के सिक्योरिटी कंसर्न्स की, हम दोनों की सिक्योरिटी को कोई खतरा ना हो उसके प्रति एक इन्वेस्टमेंट है. while continuing to dash the disagreements, जबकि अभी भी हम दोनों के बीच में कुछ मतभेद बाकी है. यूएस और इंडिया के बीच में कई पहलुओं पे मतभेद अभी भी हो रहे हैं. The just concluded state visit of Prime Minister Narendra Modi to the United States is undoubtedly a new gambit by both sides to dash their to turmoil. Turmoil मतलब उथल पुथल करना, dispel मतलब मना करना, propel मतलब प्रोत्साहित करना. तो यहाँ पे प्रोत्साहित करने की बात आ रही है. सो ऑप्शन सी यानी कि उसको और ज्यादा गति दे रहे हैं हमारी स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेशन को. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. द अनाउंसमेंट फॉर डैश पोटेंशियल ज्वाइंट मैन्युफैक्चर सब्सटैंशियली या स्पेशल या प्रिवेल. तो यहाँ पे पोटेंशियल यानी कि जो होने वाला है, जिसमें क्षमता है, किस चीज की, ज्वाइंट मैन्युफैक्चर की. जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस F414 इंजन कहाँ पे बनाया जाएगा, हिंदुस्तान में. ठीक है, किसकी मदद से, जीई की मदद से और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मदद से. ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल इज करेक्ट है, ऑप्शन ए पोटेंशियल पॉसिबल ज्वाइंट मैन्युफैक्चर. इंडिया एंड यूएस हैड ट्राइड एंड डैश एन अर्लियर इंजन. रिजॉल्व मतलब जिसका समाधान निकल गया. शेल्व्ड मतलब कि पोस्टपोन कर दिया गया. रिस्टोर मतलब कि जिसको वापस से उभार लिया गया. प्रमोट मतलब कि प्रोत्साहित करना या फिर आगे पब्लिसाइज करना. तो यहाँ पे एक पहले ट्राई किया गया और शेल्फ किया गया यानी कि पोस्टपोन कर दिया गया, टाल दिया गया.
एक पहले भी इंजन बनाने की कोशिश की गई थी कुछ साल पहले, जिसको रद्द कर दिया गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बट नाउ the new jet engine deal is an investment in each other to address the shared security concerns while continuing to ensured मतलब सुनिश्चित करना, commence मतलब कि आरंभ करना, exercised मतलब कि प्रयास करना, navigate मतलब कि संचालित करना। तो यहाँ पे तो कंटिन्यूइंग टू नेविगेट द डिसएग्रीमेंट्स, यानी कि डिसएग्रीमेंट्स तो बने हुए हैं, वो तो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे की सिक्योरिटी कंसर्न्स में हम भागीदारी दिखा रहे हैं। An office for which high salary is paid for little or no work or responsibility, एक ऐसा जगह जहां पे आपको कुछ नहीं करने के लिए भी बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं। डेथ रैटल मतलब होता है जब कोई व्यक्ति मर रहा हो ना, तो उसके मरने से पहले जो गले से कराहने की आवाज निकलती है उसको बोला जाता है डेथ रैटल। ऑस्ट्रेसाइज मतलब कि बहिष्कार करना। सिनेक्योर मतलब कि एक ऐसी जगह जहां पे आपको कुछ थोड़ा सा काम या कुछ नहीं करने का बहुत सारा पैसा मिलता हो। क्रेडेंशियल यानी कि आपके जो साइन वगैरह होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट अटेस्ट किए जा रहे हैं, ये सही है, वो क्रेडेंशियल सत्यता जो होती है उस किसी भी डॉक्यूमेंट की, उसको बोल जाते हैं क्रेडेंशियल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सिनेक्योर इज करेक्ट। एक्सीडेंटली कमिटिंग अ चार्जेबल ऑफेंस, गलती से उसने एक चार्जेबल यानी कि जिसके ऊपर सजा हो सकती है वैसा कुछ कार्य कर दिया। ही डेफिनेटली फेल्ट द वेट ऑफ हिज कंसाइंस, तो उसको जाहिर तौर पे सही गलत का भार जो है, अपने गलत कार्य का जो भार है वो फील हो रहा था, उसको अपनी गिल्ट फील हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। एक्सीडेंटली ACC ये करेक्ट है एक्सीडेंटली की स्पेलिंग। कमिटिंग की स्पेलिंग करेक्ट है। चार्जेबल की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। CHARGEABLE ये तो चार्जेबल की स्पेलिंग। ठीक है, चार्जेबल ऑफेंस करेक्ट है। ही डेफिनेटली फेल्ट वेट ऑफ, बाकी करेक्ट है। डेफिनेटली एक्सीडेंटली कंसाइंस चार्जेबल, ऑप्शन डी की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। द प्रोफेसर प्रोवाइडेड एम्पल मतलब भरपूर मात्रा में, काफी मात्रा में एविडेंस दिया टू सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट। जो भी प्रोफेसर का तर्क था उसको सपोर्ट करने के लिए क्या होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं। तो उनने भरपूर तथ्य फैक्ट्स प्रेजेंट करे अपने आर्ग्यूमेंट को, अपने तर्क को सपोर्ट करने के लिए। अब इसका सिनोनिम क्या आएगा, इनसफिशिएंट यानी कि ना काफी, मीगर मतलब थोड़े से, अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा, स्कार्स मतलब थोड़े से। सो ऑप्शन सी अबंडेंट इज करेक्ट। In order to generate even enough revenue, they need to sell quickly before the market shifted. कि अगर उनको भरपूर मात्रा में रेवेन्यू जनरेट करना है तो उनको जल्दी जल्दी बेचना होगा, जो भी उनका प्रोडक्ट है उसको बेचना होगा इससे पहले कि मार्केट ट्रेंड जो है वो बदल जाए। जैसे लड़कियों के कपड़े होते हैं, तो अब पहले बेल बॉटम्स आती थी, तो उन्होंने बेल बॉटम्स में प्रॉफिट कमाया होगा, जल्दी जल्दी अपना जो भी प्रोडक्ट उन्होंने उत्पन्न किया है उसको सेल करेंगे इससे पहले कि मार्केट बदल जाए और बेल बॉटम की बजाय लोअर कट या फिर नैरो लाइन जो पैंट्स होती हैं वो आ जाए। तो जल्दी से जल्दी वो बेचेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, उनका प्रोडक्ट पड़ा रह जाएगा और उनको लॉस हो जाएगा। तो सेल लाइक हॉट केक का मतलब होता है जल्दी से बेचना। बी इन द सेम बोट मतलब एक जैसी मुसीबत में होना। बी एट देयर विट्स एंड यानी कि बहुत ही हताश हो जाना। बी फुल ऑफ बीन्स यानी कि फुल ऑफ जीवन शक्ति से भरे हुए। ठीक है, तो यहाँ पे सेल इट लाइक हॉट केक इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ड्यू टू द मूवी, उस मूवी की वजह से टूरिस्ट स्टार्टेड कमिंग टू द बीच देयर, तो टूरिस्ट आने लगे उस बीच पे। Maya Bay in Thailand was in the media in 1999 when Hollywood arrived there to film the beach. यानी कि ये माया बे थाईलैंड में एक बीच है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। सो ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होगा क्योंकि यहाँ पे उस बीच का जिक्र किया गया है और किस देश में ये बीच है उसके बारे में बताया गया है। और क्यों ये प्रसिद्ध हुआ 1999 के दौरान में, क्योंकि वहां पे एक फिल्म द बीच शूट की जा रही थी। ठीक है, तो बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा जो कि केवल ऑप्शन ए में है। हमारा आंसर ए करेक्ट है। चलो आगे देखते हैं। वन ऑफ द फिल्म्स एक्टर्स वाज लियोनार्डो डिकैप्रियो।
उस फिल्म में से जितने भी एक्टर्स थे उनमें से एक एक्टर कौन थे? लियोनार्डो डिकैप्रियो। तो जाहिर सी बात है लियोनार्डो डिकैप्रियो अगर किसी बीच पे आ रहे हैं तो उनको देखने तो जाहिर सी बात है लोग जाएंगे ही जाएंगे, इतना फेमस हैंडसम एक्टर है, तो लोग देखने उमड़ गए कि भाई क्या हो रहा है, कुछ नई चीज हो रही है। As many as 4,000 visitors would arrive on boats every day. लगभग 4,000 लोग हर दिन बोट्स पे वहां पे आते थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट माया बे, सेकंड स्टेटमेंट क्यों? क्योंकि उनमें से एक एक्टर कौन थे? लियोनार्डो डिकैप्रियो भी एक एक्टर थे, तो उनको देखने भीड़ उमड़ती थी। हो गया सेकंड पॉइंट। इस मूवी की वजह से टूरिस्ट बहुत ज्यादा आने लग पड़े, थर्ड पॉइंट। और लगभग 400 टूरिस्ट एक दिन में वहां पे आते थे। सो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। BCAD ऑप्शन ए इज करेक्ट। द मदर सेड टू हर सन, माँ ने अपने बेटे को बोला, यू ऑलवेज डू वॉट यू वॉन्ट, तुम हमेशा वही करते हो जो तुम चाहते हो। डू यू ऑलवेज हैव टू बी सो डैश, तो क्या तुम्हें हमेशा ऐसा जिद्दी होना जरूरी है? स्टबन मतलब जिद्दी। रीजनिंग मतलब तर्कपूर्ण कोई व्यक्ति हो। विड्रॉन मतलब जो किसी से घुलते मिलते नहीं है ना। और ऑकवर्ड मतलब अनकंफर्टेबल। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि क्या तुम्हें हमेशा ऐसा जिद्दी होना जरूरी है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑल डे आई सीम टू रिमेम्बर, पूरा दिन मुझे याद है। आई प्लेड ऑन द सैंड्स विद स्ट्रेंज एक्साइटिंग चिल्ड्रन, जिनको मैं नहीं जानता था ऐसे और बहुत ही जोशीले बच्चों के साथ में मिट्टी में खेलता रहता था। Then watched the incoming tide destroy them, फिर मैं आती हुई लहरों को देखता था कि वो उसको कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। My parents took me by car to a place by the sea, मेरे पेरेंट्स मुझे कार से समुद्र के किनारे लेके जाते थे। We made sand castles with huge walls, हम लोग सैंड कासल्स बनाते थे, रेत की मिट्टी के महल बनाते थे जिनकी बड़ी बड़ी दीवारें होती थी। तो सबसे पहला स्टेटमेंट होएगा सी, जब उसके पेरेंट्स उसको समुद्र किनारे लेके जाते थे। फिर वहां पे जैसा मुझे याद है कि मैं सारा दिन मिट्टी के साथ में स्ट्रेंज बच्चों के साथ में खेलता रहता था। फिर हो गया सेकंड। फिर हम वो बच्चे सारे मिलके क्या करते थे? बड़े बड़े सैंड कासल्स बनाते थे। हो गया थर्ड। और फिर हम खड़े होकर देखते थे कैसे लहरें आके उनको तबाह कर जाती है। हो गया फोर्थ। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है CADB ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप यू आर 100% फिट बाय नाउ, अब इसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आई होप का क्या होएगा कि मैं आशा करता हूं, तो इट इज होप्ड दैट यू आर 100% फिट बाय नाउ। इट विल बी किया जाएगा, इट इज होप्ड दैट यू आर 100% फिट बाय नाउ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।